मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अमेरिका से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी इजराइल ईरान पर हमले करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने के खतरे को देखते हुए इसका दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। इजराइल तेहरान को सबसे बड़ा झटका देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ईरान पर इजराइल के हमले का दायरा क्या होगा? क्या गाजा और लेबनान की तरह ही ईरान में भी कोई बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, या फिर एक ही हमले से ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि यह साफ हो चुका है कि यह जंग दोनों ही देशों के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के मुताबिक ईरान में 4 चरण में हम ईरान पर हमला किया जा सकता है। क्या है इजराइल का प्लान? वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं, लाइए स्क्रीन पर। पहले चरण में ईरान के 3 ठिकानों को खत्म किया जाएगा, जिसमें तेल के ठिकाने होंगे, सैन्य के ठिकाने होंगे, मिसाइल लॉन्चिंग होगी, और दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे। इसके अलावा समुद्र में तैनात युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है, जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है और इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी। चौथे और आखिरी चरण में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ईरान फिलहाल इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। ईरान प्रॉक्सी संगठन को एकजुट कर इजराइल पर हमले तेज कर दिया जाएगा। इजराइल पर एक तरफ हिजबुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल से विस्फोट कर रहा है, तो दूसरी तरफ हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर धावा बोल रहा है, और इराक के इस्लामिक रेजिडेंस भी ड्रोन की बरसात कर रहे हैं। हमास भी रॉकेट से हाहाकार मचा रहा है, और ये सारे प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ एक और हो गए। तेल अवीव को पूरी तरीके से दहल गया है। ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर जिस तरीके से इजराइल में बारूदी हमला कर रहे हैं, उससे तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है, और इसके पीछे की वजह है हिजबुल्लाह और हमास के एक एक कर तमाम टॉप कमांडर्स मार गिराना। जिस तरीके से इजराइल ने पिछले 1 साल में गाजा और लेबनान में जमीन पर आसमान से बमों की बारिश कर रहा था, उसे गाजा और लेबनान ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर 2024 को नेतन्याहू के घर पर हुए हमले से ठीक 2 दिन पहले, यानी 17 अक्टूबर को इजराइल ने हमास चीफ याहिया को मार गिराया था। सेंट्रल गाजा में 17 अक्टूबर को इजरायली हमले में हमास के 3 लड़ाके मारे गए। इसमें से एक हमास का चीफ याहिया भी था। इजराइल के सेना को हमास के 3 लड़ाके होने की सूचना मिली थी, खबर मिली थी, जिसके बाद से रूटीन ऑपरेशन में उस पर स्ट्राइक हो गई, और हमास के टॉप लीडरशिप में आखिरी बचा याहिया भी मारा गया, जिसका ऐलान इजराइल की सेना ने उसका डीएनए टेस्ट कराने के बाद किया है। इससे पहले भी याहिया को मारने की इजराइल ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब हो गए थे, और उसकी मौत को लेकर पहले भी दावे होते रहे। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था, और इजराइल को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इजराइल लगा रहा था कि इजराइल को लग रहा था कि उसको मार दिया गया है, जबकि याहिया बचने की भरपूर कोशिश कर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इजराइल पर पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इसमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ के अलावा सिनवार याहिया भी शामिल था, और 31 जुलाई को
ईरान में हानिये की मौत के बाद से सिनवार को संगठन का नया चीफ बनाया गया। 17 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने उसे मार गिराया। इसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burned babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages.